ये बेटा आप लोगों की बुक के मुताबिक जो मियोसिस 2 है इट इज वेरी शॉर्टली गिवन, इतना सा जो पोर्शन है वो गिवन है। इसको हम जरा थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, हम थोड़ा ऑलरेडी जो अपने तरीके से चल हम उस तरीके से इसको लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ से आगे आपके पास इस वक्त जो सिचुएशन है वो है कि नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट मियोसिस 2। ठीक है, ये जो मियोसिस 2 आप स्टार्ट करने लगे हैं इसमें जो सबसे गौरतलब बात है वो ये है कि इस वक्त जो आपके पास सेल अवेलेबल है ना, ये जो आपके पास, बल्कि ये मैं स्मॉलर बनाऊंगा, ये जो आपके पास एक सेल से दो सेल बने हैं, इन दोनों सेल्स में टोटल डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आपके पास 23 है। और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आपके पास 23 है, यानी जो क्रोमोसोम है वो इस फॉर्म में है, 23 क्रोमोसोम्स हैं और वो सारे इस फॉर्म में है। ठीक है, अब मियोसिस 2 अभी होने लगी है। कौन सी मियोसिस खत्म हुई है? मियोसिस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने मियोसिस 2 आगे करवानी है so there must be a preparatory phase between meiosis 1 and meiosis 2, क्योंकि आपको पता है कि दो सेल डिविजन्स के दरमियान में एक प्रेपरेटरी फेज होता है जिसको आप क्या नाम देते हैं? जिसको आप नाम देते हैं इंटरफेज का। ठीक है, इसको आप इंटरफेज का नाम दिया करते हैं। तो यकीनन कोई ना कोई प्रेपरेटरी फेज मौजूद होगा। जैसे मियोसिस 1 स्टार्ट होने से पहले भी इंटरफेज था जिसके बारे में हमने कहा था कि उसमें G2 नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही जो मियोसिस 2 है और मियोसिस 1 है उसके दरमियान में भी एक प्रेपरेटरी फेज है। अब इसमें प्रेपरेटरी फेज में या इंटरफेज में बेटा कौन कौन से सब फेजेस होते हैं? एक होता है G1, उसके बाद आता है S फेज, उसके बाद आता है G2। अच्छा, सबसे पहले अब मुझे यह बताइए कि S फेज क्या करता था? जल्दी से देर नहीं लगानी। S फेज क्या करता था? एस फेज जो है वो एक अदद आपका जो क्रोमेटिन थ्रेड होता था, जो डबल स्ट्रैंडेड क्रोमेटिन थ्रेड है, उसकी डुप्लीकेशन करता था। ये डुप्लीकेशन जो है वो एस फेज में हुआ करती थी। तो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास तो पहले ही डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम मौजूद है। M1 के पास तो M1 के बाद तो पहले ही डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम मौजूद हैं, चाहे 23 हैं लेकिन डुप्लीकेटेड हैं। तो आप एक दफा डुप्लीकेट हुए क्रोमोसोम को दोबारा तो नहीं डुप्लीकेट कर सकते ना। एक दफा तो डुप्लीकेट हो गया, अब आप उसको दोबारा डुप्लीकेट करेंगे तो सारी अरेंजमेंट खराब हो जाएगी। लिहाजा मियोसिस 2 में एस फेज नहीं होता बिकॉज यू ऑलरेडी हैव डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, विच मीन्स के जिस तरह G2 फेज स्किप हो गया था मियोसिस 1 में, उस तरह मियोसिस 2 में एस फेज स्किप हो गया। और एस फेज स्किप होने की वजह मैंने आपको बता दी कि एस फेज का मकसद ऑलरेडी पूरा हुआ है। मियोसिस 1 के बाद आपके पास दोनों सेल्स में डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। एस फेज का मकसद तो यहीं से पूरा हो गया। उसका तो मकसद सिर्फ ये होता है कि एक क्रोमोसोम को जो सिंगल क्रोमेटिन थ्रेड है उसको डबल कर दिया जाए, वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां से आगे जो सिलसिला स्टार्ट होगा वो एक्चुअली सेम लाइक माइटोसिस स्टार्ट होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे माइटोसिस होती है। यानी इसका प्रोफेज माइटोसिस की तरह का होगा, सिर्फ आप उसको नाम क्या देंगे? प्रोफेज 2। आप इसको प्रोफेज 2 का नाम देंगे। उसके बाद इसका जो प्रोफेज के कैरेक्टर्स आपको पता है। प्रोफेज पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, प्रोफेज पे जो है वो न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, प्रोफेज पे क्रोमोसोम अपीयर हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद आएगा मेटाफेज 2। अब मेटाफेज 2 पे जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा बेटा। ये आपके पास सेल है और इस सेल पे आपके पास जो है वो हम जरा एस्टर बना लेते हैं, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल बना लेते हैं। उसके बाद पोलर माइक्रोट्यूब्यूल और उसके अंदर जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है ये बना लेते हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब मैंने आपको क्या कहा है? सेम लाइक माइटोसिस। ठीक है,
यहां पर एक फर्क आएगा बहुत बड़ा, जो असल में फर्क है मियोसिस और माइटोसिस का बेटा, वो क्या है कि जो मियोसिस है उसमें मेटाफेज प्लेट पे 23 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम अरेंज होंगे, जबकि माइटोसिस में जो मेटाफेज प्लेट थी उस पे जब डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जमा होते थे तो वो टोटल कितने होते थे जी, कोई बताएगा? जी, माइटोसिस पे जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे सेट होते थे वो 46 थे। फिर इनको दरमियान में से हाफ कर दिया जाता था, तो डुप्लीकेटेड को जब आप हाफ करते थे तो 46 इधर चले जाते थे, 46 इधर चले जाते थे। अब यहां सेल्स में डुप्लीकेटेड हैं ऑलरेडी और हैं 23। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप यहां दरमियान में मेटाफेज प्लेट पे 23 इधर सेट करेंगे, 23 जो है वो दरमियान में सेट करेंगे और काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के साथ लाके अटैच कर देंगे, तो उसके बाद सेम एनाफेज 2 होगा। अब एनाफेज 2 में क्या कंडीशन होगी बेटा? एनाफेज 2 में कंडीशन ये होगी कि जो सेल होगा उसके अंदर काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो है वो बैकवर्ड मूव कर लेंगे, शुरू कर देंगे बैकवर्ड मूवमेंट। ऐसे मैं अब पूरा नहीं बना रहा स्पिंडल, बैकवर्ड मूवमेंट शुरू कर देंगे। और बैकवर्ड मूवमेंट के बाद जो देखने वाली बात होगी वो ये होगी कि दरमियान में से जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलहदा हो जाएंगे। जब दरमियान में से क्रोमोसोम्स अलहदा होंगे तो माइटोसिस के ऑपोजिट, माइटोसिस में जब ये दरमियान में से अलहदा होते थे तो 46 एक पोल पर आते थे, 46 दूसरे पोल पर आते थे। यहां पर जब ये बैकवर्ड मूव करेंगे तो 23 इधर आएंगे और 23 इधर आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एनाफेज 1 के बाद टीलोफेज 1, एनाफेज 2 के बाद आएगा टीलोफेज 2, और टीलोफेज 2 जो है वो उसमें वंस अगेन क्या होगा कि ये 23 अपने पोल्स पर पहुंच जाएंगे और साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। और साइटोकाइनेसिस के बाद अब आपके पास जो दो सेल्स थे 23 डुप्लीकेटेड वाले, 23 डुप्लीकेटेड वाले जो दो सेल्स थे वो एक दफा फिर से मियोसिस 2 करके अब वो क्या हो चुके हैं, अब वो डुप्लीकेटेड के बजाय सिंगल हो चुके हैं। जरा गौर कीजिएगा, ये ना मैं अभी डायग्राम बनाने लगूं, एक मिनट, ये चारों बना लो, 4 सेल बन गए, ठीक है। गौर कीजिए, इनमें इन दोनों M1 के बाद इनमें जो क्रोमोसोम थे 23 ही थे, लेकिन ये 23 डुप्लीकेटेड थे। अब जब M2 हो गई तो M2 के बाद इनमें भी 23 हैं, लेकिन इनमें 23 कौन से हैं? सिंगुलर है, ठीक है। तो अब ये 4 सेल जो हैं वो बन गए हैं मियोसिस 2 के बाद। दिस इज व्हाई वी कॉल मियोसिस एज द रिडक्शन डिवीजन, ऐसी डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाता है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, चलें मान लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद आता है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना मियोटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बताऊंगा। मियोटिक डिसऑर्डर्स बेटा, ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि बहुत से प्रॉब्लम्स और बहुत से सवालात के जवाबात देता है। इसमें मियोटिक डिसऑर्डर्स में ज्यादातर क्या, मियोटिक डिसऑर्डर्स में ज्यादातर जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो आते हैं प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि लेप्टोटीन के बाद जो दूसरा फेज होता है वो है जाइगोटीन। जाइगोटीन और जाइगोटीन के बाद जो तीसरा फेज है वो है पैकेटीन, ठीक है। इन दोनों फेजेस की वजह से मियोटिक डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है बेटा? जाइगोटीन में जो क्रोमोसोम होते हैं, जो नॉन सिस्टर होमोलॉगस पेयर्स हैं, नॉन सिस्टर होमोलॉगस जो क्रोमेटिड्स हैं वो क्या होते हैं, वो पेयरिंग करते हैं, ठीक है। ये हमने बड़ी डिटेल में देख लिया था सारा। नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ये पेयरिंग करते हैं, ठीक है। और पैकेटीन में ऑब्वियसली इन नॉन सिस्टर्स के दरमियान में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है।
क्रॉसिंग ओवर। अब एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है कि मोर द टाइम स्पेंट इन पैकेटिन greater will be the chance greater will be the chance of uneven chromosomal distribution। जितना देर तक ये जो क्रोमोसोम हैं ये जुड़े रहेंगे, पैकेटीन और उसके साथ आप बेशक ब्रैकेट में जाइगोटीन भी लिख लीजिए, जितना ज्यादा टाइम पैकेटीन और जाइगोटीन में लगेगा उतना ज्यादा जो क्रोमोसोम की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, उतना ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ये वो चीज है जो हमारे जो रिजल्टेंट सेल होते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब एक दफा मियोसिस होती है तो वो 2n से क्या बनते हैं, n, ठीक है, यानी कि 46 से 23, और उसके बाद फिर दोबारा जो मियोसिस हो रही है उसके नतीजे में क्या होता है, चारों सेल्स में 23, 23, 23 और 23, ये चारों सेल्स में आ जाते हैं। लेकिन अगर पैकेटीन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाए या जाइगोटीन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाए तो किस बात का चांस होता है, अनइवन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम का। कैसे, जरा गौर कीजिएगा। अगर फर्ज करें कि कुछ इस तरह का हो कि यहां से काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर आ गया, यहां से काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर आया, लेकिन जब काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर सेपरेट हुआ तो सिचुएशन कुछ इस तरह से हुई कि ये वाला जो क्रोमोसोम था उसके पास अपने दोनों क्रोमेटिड्स थे, उसके साथ दूसरे का एक हिस्सा या पूरा क्रोमेटिड लग के आ गया, और इसके पास क्या हुआ कि एक क्रोमेटिड कम हो गया। होना क्या चाहिए था, नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि जब ये अवे मूव करते तो जो ब्लू वाला डुप्लीकेटेड है वो कंप्लीटली वो अपने नॉन सिस्टर होमोलॉग से सेपरेट हो जाता, और जो ऑरेंज वाला है वो भी कंप्लीटली इस फॉर्म में इससे सेपरेट हो जाता। यही है ना नॉर्मल, तो हमने अभी यही पढ़ा है मियोसिस में। लेकिन इन दिस केस अगर क्रोमोसोम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर की वजह से बैकवर्ड मूव करना शुरू करें और बहुत ज्यादा, अच्छा इसमें बहुत ज्यादा देर जरूरी नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा देर लगेगी इनको सेपरेट होने में उतना ही ज्यादा चांस बढ़ता जाएगा। देर से क्या मुराद है मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, जरा गौर कीजिए। जब ये यहां से सेपरेट होंगे तो इधर हाफ नंबर हो जाता है ना, जब आप इसको सेपरेट करते हैं तो यहां पर n नंबर आ जाता है, यहां पर n नंबर आ जाता है, यहां पहले 2n होता है, ठीक है, लेकिन जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो इधर n और इधर n हो जाता है। लेकिन जब ये एक इजाफी इधर आ जाएगा तो इसको आप कहेंगे 2n+1 और इसको आप कहेंगे 2n-1। ये वो चीज है जिसको मैंने आप लोगों को एक दफा पहले क्रोमोसोमल एबरेशन में बताया था, ऑटोपोलिप्लॉइडी। ऑटोपोलिप्लॉइडी और नहीं, वो था एक पोलिप्लॉइडी था और एक एन्यूप्लॉइडी था। एन्यूप्लॉइडी, ये एन्यूप्लॉइडी है। ये जो सिचुएशन है दिस इज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या हुआ है कि कोई एक क्रोमोसोम जो है वो इक्वली डिवाइड नहीं हुआ, बल्कि एक तरफ जो क्रोमोसोम है वो ज्यादा चले गए हैं और एक तरफ एक क्रोमोसोम कम चला गया है। तो ऐसी सूरत में यहां पर 2n+1 हो जाएगा और यहां पर 2n-1 हो जाएगा, यानी यहां पर जो पूरा सेट बनेगा, सॉरी 2n+1 और 2n-1 को भी ठीक कर लेते हैं। एक्चुअली ये 2n नहीं है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब ये डिवाइड होते हैं तो ये n हो जाते हैं, तो यहां पर n+1 हो जाएगा और यहां पर n-1 हो जाएगा। यानी गौर कीजिए, अगर इधर 23 आने थे तो n का मतलब तो हो गया 23 और उसके साथ एक लग जाएगा, तो टोटल इस वाले गैमीट में कितने आ जाएंगे, 24। और इधर अगर 23, n का मतलब 23 था तो इधर से एक क्रोमोसोम माइनस हो गया, तो इस वाले गैमीट में कितने आ जाएंगे, टोटल 22। तो ये वाला गैमीट जो है इनमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगी, ठीक है। इस फिनोमिना को जिसमें
आधा क्रोमोसोम सेपरेट हो जाए या पूरा ही क्रोमोसोम सेपरेट होके एक गैमीट में चले जाए, इस फिनोमिना को आप कहते हैं जी। कोई पहले ही बता दे। बेटा इसको जो है वो सेपरेशन जो होती है ना, इस सेपरेशन को हम नाम देते हैं डिसजंक्शन, यानी अलहदा होना। जंक्शन के पॉइंट से सेपरेट हो जाना, इसको आप डिसजंक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये डिसजंक्शन यानी जंक्शन के पॉइंट से अलहदा नहीं होते तो उसको आप क्या कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन, यानी डिसजंक्शन हुई नहीं, नो सेपरेशन, ठीक तरह सेपरेशन नहीं हुई। और ठीक तरह सेपरेशन ना होने का मतलब यह है कि या तो क्रोमोसोम एक गैमीट में ज्यादा हो जाएगा या क्रोमोसोम एक गैमीट में कम हो जाएगा। अब देखिए इसका नतीजा क्या निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा से यहां पर एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। ये देखिए, ये आपके पास एक सेल है, यहां से इधर जो है वो n इधर आने थे, n इधर आने थे, यानी 23 इधर आने थे, 23 इधर आने थे। ठीक है, अब क्या हुआ, नॉन डिसजंक्शन की वजह से इस वाले क्रोमोसोम में -1 हो गया, और सॉरी इस वाले सेल में -1 हो गया और इस वाले सेल में +1 हो गया। अब जब ये आगे डिवीजन करेंगे, आगे तो गौर कीजिए, जो एक होगा, अब ये 23 डुप्लीकेटेड होते हैं ना, ठीक है, 23 डुप्लीकेटेड होते हैं, एक में 23 पूरे होंगे और एक में 22 होंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब देखें ये डुप्लीकेटेड थे, किसी एक क्रोमोसोम पे मसला आ जाता है ना, तो एक तरफ 23 आएंगे, एक तरफ 22 आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर क्या होगा कि दो सेल M2 के बाद दो सेल बने, उन दो सेल्स में एक में कितने आ जाएंगे? 24, और एक में कितने आ जाएंगे? 23। एक में 24 आ जाएंगे, एक में 23 आ जाएंगे। अब आप खुद देख लीजिए कि जब एक तरफ 24, अब ये जो दोनों हैं, दीज बोथ आर एबनॉर्मल, ये दोनों एबनॉर्मल है। ये दो जो गैमीट्स बने, अब फर्ज कर लें कि ये 4 स्पर्म्स बने, ये 4 स्पर्म्स बने, इनमें से दो एबनॉर्मल हैं, दो नॉर्मल है। अब अगर आगे जाकर एग जो है वो 23 क्रोमोसोम लिए बैठा है, ऑब्वियसली एग जो है उसके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं। ये वाला जब स्पर्म जाके इससे फर्टिलाइज होगा तो 23 + 22 इस वाले पर्सन में टोटल 45 क्रोमोसोम होंगे। और अगर ये वाला गैमीट जाकर इसको फर्टिलाइज कर देता है तो इस वाले इंडिविजुअल में टोटल 47 क्रोमोसोम होंगे, दोनों ही अबनॉर्मल है। ये मियोटिक डिसऑर्डर आते हैं अगर पैकिटीन और जाइगोटीन में ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है, तो एक या दो क्रोमोसोम इजाफी आने की वजह से खासे बड़े प्रॉब्लम जो है वो अराइज होते हैं। अब आइए क्रोमोसोमल एक और कॉन्सेप्ट में आप लोगों को यहां पर समझाता हूं, उसके बाद बाकी बातें कल करेंगे इंशाल्लाह। क्रोमोसोमल डिवीजन, क्रोमोसोमल सेट्स। बेटा हमारे पास ना क्रोमोसोम के दो बेसिकली सेट होते हैं, एक सेट बहुत बड़ा होता है और एक सेट बहुत छोटा होता है। इसमें क्रोमोसोम का एक सेट होता है जिसको हम कहते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम्स। ये सोमैटिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये वो क्रोमोसोम्स हैं जिन्होंने हमारी बॉडी की फॉर्मेशन करनी है, बॉडी फॉर्मेशन। ठीक है, इन्होंने हमारी बॉडी के अंदर काम करना है, बॉडी फॉर्मेशन करनी है। दूसरी टाइप के क्रोमोसोम का सेट होता है हमारी ही अपनी बॉडी में, जिसको आप कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये वो होते हैं जिन्होंने जेंडर डिफाइन करना होता है, जिन्होंने हमारा जेंडर डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो सोमैटिक क्रोमोसोम जो है ये टोटल कितने होते हैं? 22 पेयर्स, ये सोमैटिक होते हैं। ठीक है, टोटल कितने पेयर्स होते हैं? ऑब्वियसली आपको पता है, टोटल 23 पेयर्स होते हैं, उनमें से 22 पेयर्स जो हैं वो सोमैटिक हैं, और सेक्स क्रोमोसोम का सिर्फ एक पेयर होता है, 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, यानी अगर आप कह लीजिए कि आपके पास जो है वो 22 पेयर्स और 46 टोटल, 46 नहीं सॉरी 44 टोटल सोमैटिक क्रोमोसोम्स, ये वो हैं जिन्होंने हमारी बाकी बॉडी को बनाना है। ठीक है, इन तमाम क्रोमोसोम्स को हम क्या नाम देते हैं? इन तमाम क्रोमोसोम्स को हम नाम देते हैं एक्स का।
अच्छा, इन क्रोमोसोम्स को एक्स का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ये माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे अपीयर होते हैं। इन तमाम को ये, क्योंकि ये जब डुप्लीकेट हो जाते हैं तो माइक्रोस्कोप के नीचे ये ऐसे अपीयर होते हैं, तो लिहाजा हम 22 पेयर्स को एक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो 22 पेयर्स हैं, तो इसका मतलब है कि अगर ये एक डुप्लीकेटेड है तो इसका होमोलॉगस पेयर भी ऐसे ही होगा। तो इन दोनों को आप क्या कहेंगे? ये जो पेयर है ये किस किस का है? एक्स एक्स का पेयर। तो इसका मतलब है हमारे पहले 22 पेयर्स जो हैं वो सब के सब किस फॉर्म में होते हैं? एक्स एक्स की फॉर्म में। पहला पेयर, फर्स्ट पेयर एक्स एक्स, सेकंड पेयर एक्स एक्स। क्यों? सब के सब माइक्रोस्कोप में डुप्लीकेटेड फॉर्म में इस तरह अपीयर हो रहे हैं, लिहाजा हमने सबको नाम दे दिया एक्स एक्स का। अब आते हैं हम अगली बात की तरफ, जो सेक्स पेयर होता है। बेटा, जो सेक्स पेयर होता है ना, उसमें टू पॉसिबिलिटीज होती हैं। टू पॉसिबिलिटीज, ये जो टू पॉसिबिलिटीज हैं ये क्या है? टू पॉसिबिलिटीज ये हैं बेटा कि दो एक्स जमा हो जाए, टू एक्स। जब ये टू एक्स जमा हो जाते हैं ना, इस सेक्स पेयर में यानी 23rd पेयर में अगर दो एक्स जमा हो जाएं, 23rd पेयर में अगर दो एक्स एक्स शेप के क्रोमोसोम, बेसिकली एक्स का मतलब शेप है, एक्स का मतलब कुछ और नहीं है, एक्स का मतलब शेप है। अगर दो एक्स शेप के क्रोमोसोम जमा हो जाते हैं सेक्स क्रोमोसोमल पेयर में, यानी 23rd पेयर भी एक्स एक्स होता है। पहले 22 क्या है? पहले 22 एक्स एक्स है, इनमें कोई फर्क नहीं, पहले 22 पेयर जो है वो एक्स एक्स है। अगर 23rd भी एक्स एक्स हो जाता है तो वो जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगी? फीमेल होगी। यानी 22 पेयर्स अंडरस्टूड एक्स एक्स है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उन सब की शेप को हम क्या कहते हैं? एक्स शेप, एक्स। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, वो सारे के सारे एक्स शेप्ड होते हैं पहले 22। अगर 23rd में भी जो क्रोमोसोम हो माइक्रोस्कोप के नीचे एक्स शेप ही अपीयर हो और वो पेयर एक्स एक्स हो, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये फीमेल पेयर है। इसके नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो फीमेल होता है। लेकिन अगर 23rd पेयर में एक क्रोमोसोम की शेप माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे अपीयर हो और दूसरा जो है वो ऐसे अपीयर हो रहा हो, कि उसके ये दो आर्म्स कंप्लीट हो और ये दो आर्म्स जो हैं वो ऐसे, बेसिकली ऐसे भी नहीं होते, ये ऐसे इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्स वाई। ये एक्स शेप, इसको वाई शेप कह दिया गया। मैं अभी आप लोगों को एक पिक्चर भी दिखाता हूं। ठीक है, ये एक्स शेप्ड हो गया, ये वाई शेप्ड हो गया। तो अब इसकी वजह से फिर आप क्या कहते हैं कि एक्स वाई जिसमें जमा हो जाएगा उसको आप कहेंगे मेल। ठीक है, तो अब आइए, ये दोनों सेट एक सोमेटिक सेट है। सोमेटिक सेट का क्या मतलब है कि आपके जितने 22 पेयर हैं, 22 पेयर यानी 44 क्रोमोसोम, वो एक्स एक्स है, वो आपकी बॉडी की बिल्डअप कर रहे हैं। आखिरी पेयर कौन सा है? सेक्स क्रोमोसोम। वो या एक्स एक्स हो सकता है या एक्स वाई हो सकता है। ये वो पेयर्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनिज्म का जेंडर क्या होगा। अब आइए, जो ये बात मैंने इतनी लंबी तमहीद क्यों बांधी बेटा? इफ द प्रॉब्लम इज इन सोमैटिक क्रोमोसोम, अगर ये जो नॉन डिसजंक्शन अभी आपने पढ़ी ये सोमैटिक में हो, then there is no problem in gender definition। अगर जो है वो सोमैटिक क्रोमोसोम में, मैं इसको जरा कंप्लीटली बताता हूं। इन जेंडर डेफिनेशन, देखिए सोमैटिक क्रोमोसोम आपके पास कितने हैं? 22 पेयर है ना, या जो है वो है 44। ठीक है, अगर फर्ज कर लिया कि आपके सोमैटिक क्रोमोसोम टोटल 44 है, 44 में एक और सोमैटिक क्रोमोसोम आ जाए, ये 44 में से एक सोमैटिक क्रोमोसोम माइनस हो जाए, तो इसका ताल्लुक जेंडर से नहीं है, यानी इसमें जेंडर में डिसेबिलिटी नहीं आएगी, जेंडर में एबनॉर्मेलिटी नहीं आएगी अगर सोमैटिक क्रोमोसोम में एक प्लस या एक माइनस हो जाए। लेकिन अगर सेक्स क्रोमोसोम में, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एक पेयर होता है ना, 23वां पेयर, या दो क्रोमोसोम होंगे, अगर उन दो में एक प्लस हो जाए या उन दो में से एक माइनस हो जाए,
या उन दो में दो प्लस हो जाएं, तो ऐसे केस में जेंडर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। ऐसे केस में जेंडर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। ठीक है, सो इसका क्या मतलब हुआ, पहले 44 या पहले 22 पेयर या पहले 44 क्रोमोसोम में जो सोमैटिक हैं उनमें एक प्लस या माइनस में दो केसेस होंगे। या तो डिसेबिलिटी आएगी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा डिसेबिलिटी नहीं आएगी, डिसेबिलिटी आएगी, वो डिसेबिलिटी मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो डिसेबिलिटी आएगी, लेकिन उस डिसेबिलिटी का ताल्लुक जेंडर से नहीं होगा। ठीक है, डिसेबिलिटी आएगी, और इवन ऐसे भी हो सकता है कि बिफोर बर्थ एबॉर्शन हो जाए। अगर सोमैटिक क्रोमोसोम में गड़बड़ होती है, पहले 44 क्रोमोसोम में या पहले 22 पेयर में कोई ऐड होता है क्रोमोसोम, या सब्ट्रैक्ट होता है, या दो ऐड होते हैं या दो सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो डिसेबिलिटी भी आती है और एबॉर्शन भी होती है। लेकिन जो डिसेबिलिटी आती है उसका ताल्लुक जेंडर से नहीं होता। लेकिन जो आखिरी एक पेयर है या आखिरी दो क्रोमोसोम है, 45th और 46th, या आखिरी एक 23rd पेयर है सेक्स क्रोमोसोम का, उसमें एक या दो माइनस हो जाए या एक या दो प्लस हो जाए, तो ऐसे केस में जो एबनॉर्मेलिटी आती है उसका डायरेक्ट ताल्लुक जेंडर से होता है और उसमें भी अबॉर्शन हो सकती है। ठीक है, सो इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं वो इंशाल्लाह जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो जरूर बताइए। जी बेटा। कोई क्वेश्चन नहीं? क्वेश्चन ना करने वाली बात तो ठीक नहीं है।